हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रोडक्टिव एजुकेशन। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो में और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज बैक्टीरिया की फिर से बात करेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। हम आपको बताए थे कि आपको बैक्टीरिया की एक एक चीज़ ऐसी बता दी जाएगी जो आप किसी भी कंपटीशन के अगर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर वे में उस चीज़ का जवाब दे सकेंगे। अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी पे को आधार या बेस बना के मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन किया है, ताकि आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड हो या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी और सूक्ष्म जीवी के ऊपर भी अगर ये रिलेट करके आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या किया जाए और कैसे लगाया जाए। मैं उन्हीं टर्मिनोलॉजी पे बात करूंगा। ये आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो वनडे एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे, स्टेट, पीसीएस या यूपीएससी, यहाँ तक कि आप मेडिकल के भी एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। सबसे हम पहले बात करेंगे कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज किए जाते हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले एक वर्ड दिया जाता है बार बार, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। पिछले क्लास में इस पे बात की गई थी, लेकिन एक बार रिमाइंड आपको करा देते हैं कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब सिंथेसिस करना, ट्रॉफ्स का मतलब फूड लेवल। तो जो अपना फूड की सिंथेसिस खुद करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे ऑटोट्रॉफ, जो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो भी फोटोसिंथेसिस करता है वो कहां रखा जाता है? ऑटोट्रॉफ में। जो कीमोसिंथेसिस भी करता है उसको भी कहां रखा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स में। अब आप कहेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या लाइट के प्रेजेंस में भी होता है? तो जी बिल्कुल, लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और लाइट के ऑब्सेंस में भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन वहां पे एनर्जी का काम जो करता है वो केमिकल करता है। केमिकल एनर्जी पार्टिसिपेट करता है फूड को बनाने में जिस ऑर्गेनिज्म में, उसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम भोजन को निकाल के पकाते हैं। यानी कि प्लांट हमें भोजन देता है और हम उसे क्या करते हैं? कुक करते हैं। एनिमल हमें भोजन देता है, हम उसे कुक करते हैं, लेकिन हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब बात करेंगे कि बैक्टीरिया में ऐसे कौन कौन से टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया थर्मोफिलस। थर्मोफिलस किसे कहते हैं? आपको नाम से ही देख के पता चल रहा होगा, थर्मो, और दूसरा वर्ड है फिलस। फिलस का मतलब होता है लविंग। लविंग वह बैक्टीरिया जो किससे प्रेम करता हो? टेम्परेचर से। जहां पे उसके लिए हाई टेम्परेचर पे भी वो ग्रोथ करे, वो हाई टेम्परेचर पे भी लविंग कंडीशन में हो, यानी ग्रोथ करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोपिलस। आप कहेंगे थर्मोपिलस किसे कहेंगे सर? तो याद रखिएगा कि थर्मोपिलस जब भी कहीं टेम्परेचर 40 डिग्री से लेके लगभग 85 डिग्री के बीच में अगर कहीं पे टेम्परेचर रहता है और वहां पे कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करते हुए दिखाई दे तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? थर्मोफिलस। दूसरा चीज है मीजोफिलस। व्हाट इज मीजोफिलस? क्लासिफाई किया गया है मीजोफिलस को कि जब कोई बैक्टीरिया, मीजोफिलस का मतलब, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट या बीच में, या मिडिल, मॉडरेट या बीच में, जो बीच में होता है, जो मॉडरेट में होता है उसको हम कहते हैं क्या? मीजो। अब फाइल्स का मतलब हमको आपको बताया है लविंग। तो जो बैक्टीरिया कहां पे रहे? मिडिल टेम्परेचर पे ग्रोथ करे, यानी कि जहां का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीजोफिलस कहते हैं। एक टर्म आता है साइक्रोफिलस। साइक्रोफाइल्स किसे कहते हैं? साइक्रोफाइल्स, या कभी कभी इसको क्रायोफाइल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रायोफाइल्स भी कहते हैं।
क्रायोफाइल्स का मतलब, क्रायो का मतलब होता है बर्फ, स्नो को कहते हैं। तो जब भी कोई बैक्टीरिया कोल्ड कंडीशन में, लगभग वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो उसे हम कहते हैं साइक्रोफिलस या क्रायोफिलस। अब बात करते हैं थर्मोड्यूरिक। अब यहां थोड़ा समझना है, यहां था थर्मोफिलस, यहां है थर्मोड्यूरिक। आपको कहेंगे सर ये दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनिए। थर्मोफिलस जहां टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया, लेकिन थर्मोड्यूरिक यहां पे टेम्परेचर फिक्स नहीं किया गया। मीन ये हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस से एबव, जहां तक जा सके टेम्परेचर वहां पे भी बैक्टीरिया खोजे गए हैं। हम आपको एक दिन बताया भी था कि अभी कुछ बैक्टीरिया स्पेस में भी खोजे गए हैं और उस स्पेस में टेम्परेचर अधिक होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे भी जो ग्रोथ करता है बैक्टीरिया उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोड्यूरिक। तो डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया होगा, थर्मोफिलस और थर्मोड्यूरिक। एक बात करेंगे हेलोफिलस किसे कहते हैं। हेलोफिलस मीन, हेलो का मतलब होता है हैलाइन या सैलाइन, सैलाइन यानी कि जहां पे साल्ट का मात्रा हो, जहां पे क्या हो, बस आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा एग्जाम में कहीं पे भी अगर आपके सामने हेलो वर्ड जुड़ा हुआ है तो बस एक चीज दिमाग में जाना चाहिए कि वह कंडीशन कैसा होगा, साल्टी कंडीशन होगा। वह कंडीशन कैसा होगा, बेसिक कंडीशन होगा। अम्ल और बेस पढ़ के आए होंगे ना, तो बेसिक कंडीशन होगा, साल्टी कंडीशन होगा। तो जब भी साल्टी कंडीशन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफिलस, यानी कि साल्ट में टॉलरेंट होने वाला बैक्टीरिया, जो साल्ट को भी में जीवित रहे, हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे भी जो बैक्टीरिया जीवित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। अब बात करते हैं एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया, एक तो बेस का मैंने बता दिया। तो अब हाई एसिड, और एसिड और बेस क्या होता है, तो याद रखिएगा पीएच जिसका लो होता है, कहां तक, पीएच जिसका लो होता है, मतलब कह सकते हैं कि पीएच 0.001 से लेके और लगभग पीएच कहां तक, लगभग 7 तक जो भी जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इस 7 से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। तो अगर एसिड या पीएच जहां लो होता है उसे हम कहते हैं एसिड। और एसिडोफिलस का मतलब होता है वह बैक्टीरिया जो एसिड वाले कंसंट्रेशन में भी ग्रोथ करे, एसिड को टॉलरेंट करे, वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एसिडोफिलस। इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी, चाहे वो प्लांट अगर कहीं पे लिख के आ जाए कि एसिडोफिलस प्लांट, तो मतलब वह प्लांट क्या है, वह प्लांट एसिड को टॉलरेंट करने वाले जगह पे भी ग्रोथ करता है। अब बात करेंगे एरोब्स क्या होते हैं। नाम से बिल्कुल क्लियर है, एरोब का मतलब वो एयर, और एयर का मतलब यानी कि जहां पे एयर होगा वहां ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऐसा कंडीशन जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रखता है, मतलब उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। यह कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एरोबिक प्लांट भी हो सकता है। तो एरोबिक प्लांट या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ग्रोथ करने वाला कोई है तो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब बात करें, एरोबिक बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक, और एक को कहते हैं फैकल्टेटिव, क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट बैक्टीरिया मतलब इसे ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के लिए की उपस्थिति में ग्रोथ नहीं कर सकता। लेकिन फैकल्टेटिव क्या होता है, इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रहे ना रहे, लेकिन यह हमेशा पार्शियल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ना भी हो तो भी ये जिंदा
रह सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। अब बात करते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब जहां एयर नहीं हो, जहां एयर अब्सेंट हो, जहां ऑक्सीजन अब्सेंस हो, जहां ऑक्सीजन की मात्रा न पाए जाए, ऐसे जगह पे अगर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को ग्रोथ कराने के लिए, जहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। और जहां पे ऑक्सीजन पार्शियल रूप से चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। अब बात करेंगे पैरासाइट। व्हाट इज पैरासाइट, ये आता है। पैरासाइट किसे कहेंगे, सोचने वाली बात है। परजीवी को कहा जाता है जब भी कोई अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के ऊपर डिपेंड हो, जैसे हम भी एक तरीके का पैरासाइट है, हम भी भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो हम भी एक तरीके के पैरासाइट हुए। वैसे ही बैक्टीरिया जब अपने भोजन के लिए या अपने लाइफ को चलाने के लिए किसी दूसरे होस्ट पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रोथ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। अब पैरासाइट में कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बात करेंगे। तो एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। यानी भोजन के लिए टोटल जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, टोटल उसी से भोजन प्राप्त करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट। और पार्शियल, थोड़ा बहुत हम उससे भोजन लेंगे, थोड़ा बहुत अपने बना लेगा, थोड़ा बहुत दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, किसी और चीजों के ऊपर भी अगर वो डिपेंड रहे तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक। ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं। अब सैप्रो से आपका दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल कहीं पे भी ऐसा वर्ड आता है तो सैप्रोफिटिक, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम को, बस उनको एक ही चीज सुनना है, ये वर्ड अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो ये वर्ड इंग्लिश में पढ़िएगा और हिंदी में जवाब दीजिएगा। अगर आपके सामने आए सैप्रोफिटिक, सैप्रो का मतलब क्या होता है, डेड डिकेइंग मटेरियल, डेड डिकेइंग मटेरियल, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थों पे क्या करता हो, ग्रोथ करता, अपना भोजन अपनी लाइफ उसी के ऊपर चलाता हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो ये इंपॉर्टेंस है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके लाइफ में कहीं पे भी आप कोई भी एग्जाम देंगे वहां पे ये सारे टर्म किसी ना किसी एंगल से जोड़ के पूछे जाते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि आने वाले क्लास में ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आपके साथ आएंगे। अभी आपके साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड भी जुड़ेंगे जो आपके सामने पहली बार आएगा। अभी कहीं कहीं पे आएगा लिथोट्रॉप्स, फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटोऑटोट्रॉप्स। तो लिथोट्रॉप्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होता है, तो एक एक चीज करके हम अभी फिर से बता रहा हूं कि ये कैसे होता है। अब आइए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। क्या क्या ऐसे कुछ फैक्ट है बैक्टीरिया के बारे में, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो आपको एक चीज बताऊं कि ह्यूमन सेल्स जितनी नहीं होती है बॉडी में ना, बॉडी में जितनी ह्यूमन सेल्स नहीं होती है ना, उससे 10 गुना 10 टाइम्स 10 गुने मात्रा में क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है बॉडी की। आप सोचेंगे कैसे, तो जितने भी सेल्स नहीं होंगे उसके 10 गुना बैक्टीरिया पाया जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। और एक चीज और बता दूंगी, सब हार्मफुल नहीं होते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया कैसा होगा, यूजफुल होगा। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब डिजीज नहीं काज करते हैं। ये कहानी वही है कि कुछ के लिए पूरी डाइवर्सिटी को बदनाम कर दिया, कुछ के लिए हम खुद ही बदनाम हो गए। तो यही कंडीशन है बैक्टीरिया के साथ कि करता कोई और भुगतता पूरा, डाइवर्सिटी है, वही कंडीशन डेवलप हुआ बैक्टीरिया के साथ। थोड़े मोड़े होते हैं और उसी थोड़े मोड़े के चक्कर में पूरे बैक्टीरिया को हम बदनाम कर देते हैं कि अरे डरे रहो, जीवाणु रोग हुआ है, उसको जीवाणुओं से रोग हुआ है। तो वही कंडीशन है कि वो बैक्टीरिया सारे नहीं डिजीज काज करते हैं। मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया इसमें कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। एक चीज याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया बेनिफिशियल टू द
environment, beneficial to the soil, beneficial to the environment and atmosphere. एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, अगर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर शायद बैक्टीरिया नहीं होता तो हमारे अर्थ में आपको बता दूं कि बैक्टीरिया स्क्वेंजर का काम करता है। आप सोचेंगे स्क्वेंजर क्या होता है, तो बैक्टीरिया को हम कहते हैं सफाई कर्मी। अगर शायद बैक्टीरिया नहीं होता तो अर्थ पे सफाई कर्मी का काम कौन करता है, तो यह इन्वायरमेंट को, जितने भी सड़े गले पदार्थ है उनको सफाई करने का भी काम करता है। और भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन बैक्टीरिया भी उसके साथ होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सॉइल में टॉक्सिक मात्रा बढ़ जाए, अगर सॉइल में टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, फर्टिलिटी कम हो जाए, तो उस समय भी बैक्टीरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव रोल होता है। वह क्या करता है कि जितने भी टॉक्सिक मैटर होते हैं उसके अंदर, उसको क्या कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद उसको फर्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। वो भी काम किसका होता है, बैक्टीरिया का। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम बैक्टीरिया का होता है। आपको एक चीज और जान के हैरानी होगी कि अगर एक चुटकी सॉइल अगर आप लेते हैं तो उस एक चुटकी सॉइल में लगभग 10 मिलियन बैक्टीरिया होता है। आप सोचेंगे कैसे, ये 10 मिलियन सिर्फ एक चुटकी सॉइल में होता है सर, ये याद रखना है, किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे पूछा जाएगा। अब तो ये बात रही सॉइल का। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि तो ये तो इन्वायरमेंट का स्क्वेंजर हो गया, आपने सॉइल के बारे में बता दिया। तो एक बात और बता दूं, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। क्या बात है, एटमॉस्फेयर में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 क्यूबिक एरिया लेते हैं कहीं का, एटमॉस्फेयर का, जहां हम बैठे हैं, अपन 1 क्यूबिक मीटर ले लीजिए अपने चारों तरफ, उस 1 क्यूबिक मीटर के चारों तरफ बैक्टीरिया की संख्या लगभग 100 मिलियन बैक्टीरिया होता है। लगभग कितना, 100 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो 100 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतने बैक्टीरिया केवल 1 क्यूबिक मीटर स्क्वायर में इतनी बैक्टीरिया पाई जाती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, आप ओशन या सी का नाम सुने हैं, जो उसके कोस्टल एरिया होते हैं ना, हार्बर, जहां पे ले जाके जहाजों को खड़ा किया जाता है। पानी वाले जहाज की बात कर रहा हूँ, शिप की। अब आपके दिमाग में एरोप्लेन नहीं चल रहा हो, सॉरी इसके लिए, क्योंकि जो भी हार्बर होते हैं उस हार्बर पे के चारों तरफ लगभग 3 × 10⁻26 3 × 10⁻26 यानी 10⁻26 इतने बैक्टीरिया होते हैं। सोच लीजिए कितने शून्य से गुणा कर देंगे तो कितने बैक्टीरिया होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जितना हम सांस लेते हैं ना, जितना हम ऑक्सीजन का सांस लेते हैं, उसका 50% अकेले यह ओशन वाला बैक्टीरिया ऑक्सीजन को मेंटेन कराता है। मैं कनेक्ट कराइए पहले वाला क्लास से, मैंने कहा था कि ओरिजिन, ऑक्सीजन की ओरिजिन में सबसे पहले रोल किसका होता है, साइनोबैक्टीरिया का। बात को फिर कनेक्ट कराना है आपको कि साइनोबैक्टीरिया, जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं, जितना ब्रीथ करते हैं, उसका 50% अकेले कौन प्रोवाइड कराता है, हार्बर के किनारे यानी ओशन के किनारे वाले जगहों पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अकेले उसका 50% ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स को देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं बैक्टीरिया के बारे में, आप सोच रहे होंगे वो क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है बैक्टीरिया का कि अभी तक जितने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है ना, अगर वो उनकी संख्या टोटल 100% है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आज तक हम 2% के बारे में ही जान पाए हैं। अभी 98% बैक्टीरिया के बारे में जानते ही नहीं है कि वो बैक्टीरिया है भी कि नहीं भी। यानी कि 98% बैक्टीरिया अभी अननोन है। केवल और केवल इस बैक्टीरिया का ओनली 2% डाइवर्सिटी के बारे में हम जानते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सर। एक चीज और आपको बता दें, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अंटार्कटिका रीजन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। अंटार्कटिका और
आर्कटिका रीजन सुने हैं ना? अरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूं सर। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो दक्षिण ध्रुव है एंटार्कटिका, वहां पे जो बैक्टीरिया खोजे गए हैं उनको हम कहते हैं क्रायो एंडोलिथ। क्रायो एंडोलिथ बैक्टीरिया, क्या कहते हैं उसको? क्रायो एंडोलिथ बैक्टीरिया कहा जाता है। कहां पे? जो एंटार्कटिका रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एंटार्कटिका रीजन में जो पाया जाता है उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? क्रायो एंडोलिथिक बैक्टीरिया। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 100% नोट डाउन करके रखिएगा। एक चीज और, अभी तो आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ना है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आएंगे। एक ऐसे बैक्टीरिया जो डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना होगा आपने बायोटेक्नोलॉजी में, अगर पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिलेबस में। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए का, वो पॉलीमराइजेशन में एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में पार्टिसिपेट करने वाला एक बैक्टीरिया है थर्मोस एक्वेटिकस। यह लगभग 70 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक ग्रोथ करता है सर। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से इसको गैरिज या गीजर नाम रख लीजिए, गीजर बैक्टीरिया भी कहा जाता है सर। यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग में भी ये पाए जाते हैं। तो बहुत सारे और भी धीरे धीरे फैक्ट्स बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंस चीजें बीच बीच में बताए जाएंगे। नेक्स्ट डे कल से हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और उसके बाद सेल केमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद से रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और उसके बाद न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, शेप साइज ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद ये बैक्टीरिया का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो 2 से 3 क्लास में ये आपके बैक्टीरिया सारे क्लोज हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना। नमस्कार, जय हिंद।